हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 83 है। 82 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए तो चल रहा है, लेकिन जिसमें भी जीएस पोर्शन आता है, ठीक है, उसके लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही होगा, क्योंकि जीएस तो आजकल हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली फॉर ये यूपी पीसीएस है। ये जो है कि और भी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है जिनमें जीएस क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना हिस्सा राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था? 1/4, आधा, 1/3, 1/5। देखिए जब्ती प्रणाली के अंतर्गत ये पूछा जा रहा है, जो वास्तविक उत्पादन था ना, उसका कितना हिस्सा जो है कि राज्य की मांग के रूप में निर्धारित था। ठीक है, तो वास्तविक उत्पादन का जो ये था 1/3 था। ठीक है, जब्ती प्रणाली ये जो है ना आपका, इसका स्टार्टिंग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था ये। ठीक है, और ये अकबर ने भी इस प्रणाली को अपनाया। ठीक है, इसमें ये होता है कि राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग जो है कि कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो ये जब्ती प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन राज्य मतलब आते थे उस टाइम पे? तो बिहार आता था, इलाहाबाद आता था, आपका मालवा आता था, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान का क्षेत्र आता था जब्ती प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुंतखब उल लुबाब, अकबरनामा, तारीख ई फरिश्ता, आईने अकबरी। मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कृषि की अवस्था के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका आईने अकबरी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए अकबरनामा की तीसरी हिस्सा ये आईने अकबरी है। ठीक है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आईने अकबरी में 5 हिस्से हैं। देखिए पहले हिस्से में 10, दूसरे में जो है कि 30, तीसरे में जो 16, ये क्या है? आइन है इसमें। ठीक है, चौथे हिस्से में जो है कि जातियों, ऋतुएं, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए कृषि व्यवस्था की बात करें और भूमि के प्रकार और राजस्व व्यवस्था का भी इसी में विवरण किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? ब्राह्मणों को, मुसलमानों को, अफ़गान मुसलमानों को, निम्न जातीय हिंदुओं को। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले जो हिंदू यात्री थे, उनके बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था उसने? तो उन्हें नियुक्त किया था ब्राह्मणों को। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पोस्टल विभाग की बात करें तो पोस्टल विभाग को विकसित किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जीटी रोड जो बोलते हैं, ग्रांड ट्रैक्ट रोड, ठीक है, उसका भी निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत को जो है कि उत्तर के राज्यों से ये जोड़ना चाहता था, इसलिए जीटी रोड का निर्माण करवाया था। देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये सासाराम में है और ये कृत्रिम झील के से घिरा हुआ है इनका मकबरा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? सिंधिया को उसकी जागीर लिए जाने की शर्त पर, उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर, गुप्त रूप से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पर और उसके मरणोपरांत पेशवा का पद समाप्त करने पे। तो बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? तो उन्होंने उस शर्त पे मदद करना तय किया कि उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पे। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए सहायक संधि की बात करें हम, ठीक है,
तो सहायक संधि क्या है? तो इसका प्रयोग जो है ना कि भारत में अंग्रेजी जो राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया जाता था। मतलब भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था। देखिए सहायक संधि जो है कि भारतीय रियासत थे उस टाइम पे, उनमें और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये सहायक संधि स्वीकार होता था, ठीक है। तो बहुत सारी रियासतें थी ना पहले, तो उसमें से जो है कि ये भी एक क्या बोलते हैं, जो पेशवा बाजीराव जी ने थे, इन्होंने भी मतलब इस पर स्वीकार किया था। तो इन्होंने कब स्वीकार किया था? तो इन्होंने आपका 1803 में स्वीकार किया था सहायक संधि को। देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक जो है कि हैदराबाद का निजाम था। वो कब था? तो 1798 ईस्वी में ये सबसे पहले जो है कि सहायक संधि स्वीकार किया। कौन? हैदराबाद का निजाम। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा अपनी वस्तुओं पर कर न देना, कलकत्ता में पहुंचने वाली भारतीय वस्तुओं पर अंग्रेजों द्वारा भारी शुल्क लगाया जाना, नवाब की बिना अनुमति या उनकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के विरोधी शौकत जंग का समर्थन किया जाना। तो 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? तो इनका तत्कालीन कारण ये था कि नवाब की बिना अनुमति या उसकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना, ये कारण था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश राज्य में भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? भारत में विदेशी पूंजी का लगाना, कृषि उत्पादन और देशी उद्योगों का क्षरण, आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, ऊंची कर दरें। तो ब्रिटिश राज्य में भारत में जो भयानक गरीबी था उसका निम्नलिखित में से क्या कारण नहीं था पूछ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे गरीबी का कारण क्या क्या था? तो देखिए गरीबी का कारण ये था कि भारत में विदेशी पूंजी का लगना, ये भी एक गरीबी का कारण था। आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, ये भी गरीबी का कारण था। ऊंची कर दरें, मतलब ज़्यादा हाई उसका दरें जो हैं कि बहुत ऊंची हो जाना, ये भी एक गरीबी का कारण था। लेकिन आपका कृषि उत्पादन और देसी उद्योग का क्षरण, ये आपका गरीबी का कारण उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो कौन सा गुप्त शासक था जिनका संगीत से विशेष प्रेम था? तो वो थे आपके समुद्रगुप्त। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इन्हें। देखिए ये गुप्त शासक थे और इनके समय जो है कि आपका 335 से लेकर के ईस्वी और 375 के बीच जो भी सिक्के मतलब चलाए गए, उस पे जो है कि इनका बीणा वादक करते हुए दिखाया गया है। इनका बीणा वादक करते हुए चित्र मतलब उन सिक्कों पे है, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो है कि संगीत मतलब संगीत प्रेमी थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? आदित्यवर्धन का, राज्यवर्धन का, नरवर्धन का और प्रभाकर वर्धन का। तो हर्षवर्धन जी किसके पुत्र थे? तो ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। देखिए हर्षवर्धन जो है कि थानेश्वर के वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे ये प्रभाकर वर्धन। इनके और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। इनके पुत्र थे ये हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज, डाउन्स, बेल्डस, प्रेयरीज। तो शीतोष्ण घास की बात की जा रही है और यूरेशिया में शीतोष्ण घास का मैदान जो है कि कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका स्टेपीज। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए डाउन्स घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं,
बेल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और प्रेरीज ये घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में सेना की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? आरिज ए मुमालिक, काजी, नायब, वजीर। सल्तनत काल की बात की जा रही है। सल्तनत काल में जो सेना का देखभाल कौन करता था? तो वो करता था आपका आरिज ए मुमालिक। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आरिज ए मुमालिक का मंत्रालय कौन था? दीवान ए आरिज कहलाता था इसका मंत्रालय। तो इसका मतलब ये है कि दीवान ए आरिज के अंतर्गत जो है कि मतलब दीवान ए आरिज मंत्रालय के अंतर्गत आरिज ए मुमालिक आता था। ठीक है, और इसका कार्य क्या था? देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये आरिज ए मुमालिक जो है कि सेना का प्रधान होता था। ठीक है, इसका कार्य का मतलब क्या क्या था? तो सैनिकों को भर्ती करना, सैनिक और घोड़े का हुलिया संबंधी जो रिकॉर्ड रखना होता था, इन्हीं का काम था। और सेना के लिए जो साज सज्जा का प्रबंधन था वो भी यही करते थे, और सेना का निरीक्षण भी इन्हीं को करना था। ठीक है, आरिज ए मुमालिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? मीर कासिम, शाह आलम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है कि बंगाल का नवाब बनाया गया किसको? तो मीर जाफ़र को बनाया गया। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 23 जून 1757 में। ठीक है, ये जो है कि मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पे है ये प्लासी का मैदान। ठीक है, ये कोलकाता बंगाल में पड़ता है। तो प्लासी का मैदान जो है कि यहाँ से मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर है, और यहाँ पे नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध के बाद जो है कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके कार्यकाल में हुआ? लिटन, कर्जन, डलहौजी, रिपन। तो तार व्यवस्था का प्रारंभ जो है कि किसके कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ, और 1853 ईस्वी में आपका प्रथम तार लाइन कहाँ से कहाँ तक? तो कोलकाता से आगरा के बीच प्रारंभ की गई। ठीक है, देखिए, तार व्यवस्था में इसमें जो है कि मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया 1853 में तार व्यवस्था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हमारे देश में रेल लाइन का भी प्रारंभ हुआ, रेल भी चलाई गई। तो आप लोग एग्जैक्ट डेट बताइएगा कि रेल जो है कि भारत में कब चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, और कितने किलोमीटर चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित हुआ 1809 में, 1839 में, 1846 में, 1849 में। तो पंजाब पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1849 में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का ही समय था 29 मार्च 1849। ठीक है, इसमें जो है कि पंजाब को जीत करके अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, और जो थे महाराजा दिलीप सिंह, उनको जो है कि पेंशन दे करके अंग्रेजों ने शासन संभाल लिया वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया माइनर से प्राप्त एक बोगज कोई अभिलेख में किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है? मित्र, पूषा, सोम, अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। तो एशिया माइनर से प्राप्त जो बोगज कोई अभिलेख है, किन आर्य देवताओं का आह्वान किया गया है? तो इसमें किया गया है आपका इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का। देखिए, मध्य एशिया में ये बोगज कोई अभिलेख नामक स्थल है। ठीक है, ये जो है कि 1400 ईसा पूर्व एक लेख प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक है, और उस लेख में जो है कि इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण का ये उल्लेख मिलता है इन देवताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा सूरदास, जिनके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है,
कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किन जन से संबंध थे? त्रितसु, ठीक है, अनु, यदु, दुहै। तो राजा सुदास, इनके विषय में जो कि ऋग्वेद में वर्णन है कि उन्होंने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध थे इनका? तो ये इनका जो है कि संबंध था त्रितसु, ठीक है, इस जन से संबंधित था। देखिए ये दशरथ युद्ध जो कि परशुड़ी, मतलब आज के डेट में ये रावी नदी है, इसके तट पर लड़ा गया था, ठीक है, और उसका नेता जो है कि सुदास था, जिसे भारत कुल का कहा जाता है। भारत कुल जो है कि भारत कुल के राजवंश का नाम जो है कि तित्सु था, और जिससे सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि उसका जो है कि दिवोदास और उसका पुत्र जो है कि सुदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण, यथुर्वेद, महाभारत, ऋग्वेद। तो कौन से ग्रंथ में जो है कि सबसे पहले परीक्षित का उल्लेख किया गया है? तो ये हुआ है आपका अथर्ववेद में। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 4 वेद है ना, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषाचार्य भिल्लमाल से संबंध था? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। तो कौन सा जो ज्योतिषाचार्य जो था भिल्लमाल से संबंध था? तो वो था आपका वराहमिहिर। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर जो है कि भिल्लमाल नामक स्थान से संबंधित थे, और यह कहाँ पे स्थान है? तो ये आपका राजस्थान में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किसके राजभवन में हुआ था? मालदेव, बिरसाल, अस्करी, हिंदाल। मुगल बादशाह थे अकबर, इनका जन्म किसके राजभवन में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिरसाल के राजभवन में। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। इनका जन्म जो है कि 23 नवंबर 1542 में, ये जो है कि अमरकोट के हिंदू शासक थे राणा बिरसाल, उन्हीं के राजभवन में हुआ था। और कब हुआ था? जब हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर के भाग रहा था, उस टाइम पे हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, रॉलेट एक्ट, अस्थाई बंदोबस्त एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 में पारित किस एक्ट, मतलब 1773 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? तो वो था 1773 में, वो कौन सा एक्ट था? तो वो आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संस्था की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1875 में की? ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो किस संस्था का स्थापना जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1875 ईस्वी में किया था? तो कौन सा संस्था था? तो वो था आपका ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल संस्था था, जिनका स्थापना जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1875 ईस्वी में किया था। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, किस कारण से गण संघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मल्लेच्छ देश के रूप में इंगित किया है? गो हत्या का प्रचलन, वर्ण श्रेणी क्रम का नहीं होना, वैदिक कर्मकांडों की विमुखता, मल्लेच्छ भाषा बोला जाना। तो किस कारण से जो है कि गण संघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मल्लेच्छ देश के रूप में इंगित किया है? तो वो इंगित किया है आपका वैदिक कर्मकांडों में से विमुक्ता। देखिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बीकानेर में, हिसार में, अंबिकानगर, इज्जतनगर में। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे अवस्थित है? आप लोग इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा।
देखिए, अगर आप जो है कि इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं मुझे, तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO ROAR करके, वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।